शुरुआत सोमवार का दिन। इकॉनमी टुडे आप देख रहे हैं, 9:30 का वक्त है और ये वक्त होता है कारोबार जगत की तमाम खबरों पर नजर डालने का। आज का दिन बहुत ही विशेष है। आज है 1 जुलाई। आज 2 बड़ी योजनाओं की शुरुआत हुई थी, डिजिटल इंडिया मिशन और जीएसटी की भी शुरुआत आज ही के दिन हुई थी। इस विशेष मौके पर आज हम अपने फोकस में अपने विशेष मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। आज का फोकस होगा हमारा डिजिटल इंडिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले टॉप लाइन्स के साथ। डिजिटल इंडिया के शानदार 9 साल पूरे। लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए डिजिटल इंडिया अभियान की बड़ी भूमिका। डिजिटल पेमेंट में भी भारत ने रचा इतिहास। 2015 में ईज ऑफ लिविंग के लिए शुरू की गई थी ये योजना। जीएसटी लागू होने के 7 साल पूरे होने पर पूरे देश के कारोबारियों की सकारात्मक प्रतिक्रिया। डेलॉयट के सर्वे में अब 84% कंपनियों ने जीएसटी सुधारों पर अपना विश्वास जताया है। मई महीने में 1.7 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन दर्ज किया गया। इस हफ्ते अब 3 आईपीओ दस्तक देंगे शेयर बाजार में। जिन कंपनियों के आईपीओ आने वाले हैं उनमें एमक्यू फार्मास्यूटिकल्स, बंसल वायर इंडस्ट्रीज और एम्बे लैबोरेटरीज शामिल हैं। एमक्यू फार्मास्यूटिकल्स और बंसल वायर इंडस्ट्रीज के आईपीओ 3 से 5 जुलाई तक खुलेंगे। एम्बे लैबोरेटरीज आईपीओ के लिए 4 से 8 जुलाई तक बोली लगा सकते हैं। और सप्ताह के पहले कारोबारी दिन बढ़त के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। पिछले सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन लाल निशान के साथ बंद हुए थे सेंसेक्स और निफ्टी। और इससे पहले कि हम डिजिटल इंडिया के हमारे फोकस की ओर आपको लेकर के जाएं, शुरुआत करते हैं जीएसटी के साथ, क्योंकि जीएसटी से लगातार हमें पॉजिटिव रिएक्शंस पूरे देश से मिल रहे हैं। 1 जुलाई 2017 से लागू हुए जीएसटी कानून को अब 7 साल पूरे हो चुके हैं। आज़ादी के बाद जीएसटी को सबसे बड़े टैक्स रिफॉर्म्स के तौर पर याद किया जाएगा। नए जीएसटी कानून के बाद भारत के सभी राज्यों में एक कर, एक बाजार और एक समान टैक्स की नई व्यवस्था ने जन्म लिया, जिसने पुराने पेचीदा कानूनों को अपने में समाहित कर लिया है। जीएसटी ने भारत में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कॉम्पिटिटिव बना करके सरकार की मेक इन इंडिया को भी बढ़ावा दिया है। इस 7 साल के सफर में क्या कुछ खास हुआ, देखिए ये हमारी खास रिपोर्ट। जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर। जीएसटी के बनने पर एक नजर। भारत में जीएसटी का विचार पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्रित्व काल में सामने आया। काफी जद्दोजहद के बाद मार्च 2011 में जीएसटी लागू करने के लिए संविधान में 115वां संशोधन किया गया, परंतु विपक्षी राजनीतिक असहमति के चलते अगस्त 2013 में 15वीं लोकसभा के भंग होने के कारण विधेयक निरस्त हो गया। फिर 19 दिसंबर 2014 को संविधान में 122वां संशोधन लाकर विधेयक को लोकसभा में पेश किया गया। मई 2015 में इसे लोकसभा द्वारा पारित किया गया। 22 जुलाई 2015 को आम सहमति के आधार पर 1 अगस्त 2016 को संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया। आखिरकार 8 सितंबर 2016 को संविधान अधिनियम 2016 के 101वें संशोधन के रूप में इसे अनुसूचित किया गया। फिर 12 अप्रैल 2017 को इसे अधिनियम के रूप में अधिनियमित किया गया। 1 जुलाई 2017 की मध्यरात्रि से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी की उपस्थिति में जीएसटी का शुभारंभ किया गया। जीएसटी के कुछ मुख्य उद्देश्य व जनता को लाभ। कर प्रणाली को आसान बनाना। जीएसटी ने राज्य एवं केंद्रीय करों की जटिलता को खत्म किया। जीएसटी ने उपभोक्ता पर पड़ने वाले टैक्स को कम किया। कर दाखिल करने और रिफंड पाने में आसानी हुई। कर चोरी में कमी आई। जीएसटी लागू होने से महंगाई पर भी लगाम लगी। जीएसटी लागू होने से पूरे देश में वस्तुओं की कीमत समान रूप से लागू हुई। घरेलू उपभोग की वस्तुओं की कीमतों में गिरावट आई। सीबीआईसी के आंकड़ों के मुताबिक खुली छाछ, दही, आटा, कॉस्मेटिक, टेलीविजन, मोबाइल फोन और रेफ्रिजरेटर जैसी वस्तुएं जीएसटी लागू होने के बाद सस्ती हुई। जीएसटी ने जहां आम आदमी की पॉकेट के बजट और व्यापारियों के व्यापार को सरल बनाया, वहीं सरकार को भी उससे कई लाभ मिले। जीएसटी से सरकार को लाभ।
जीएसटी लागू किए जाने से करों में चोरी रुकने से सरकार के खजाने में राजस्व का इजाफा हुआ। एक सरल और मजबूत आईटी प्रणाली ने प्रशासन की कर प्रणाली को आसान बनाया। व्यापारियों द्वारा कर देयता के अनुपालन करने से सरकार को इसका फायदा हुआ। जीएसटी लागू होने से व्यापार में पारदर्शी व्यवस्था ने स्थानीय और विदेशी निवेश को प्रोत्साहित किया। और जीएसटी को लागू होने के बाद देश भर के छोटे और बड़े व्यापारियों के जीवन में क्या कुछ बदलाव आया है और उनके लिए कारोबार करना कितना आसान हुआ, आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही व्यापारियों से। जब से जीएसटी लागू हुआ है बहुत ही सरलीकरण हो गया है। पहले डिपार्टमेंट में जाना पड़ता था, धक्के खाने पड़ते थे, फॉर्म 31 लेकर आओ, फॉर्म फलाना लेकर आओ, ये लेकर आओ, अलग अलग बहुत परेशानी उठती थी। आज साहब नहीं बैठे हैं, आज साहब ने साइन नहीं करे हैं, वो सब समाप्त हो गया है। अब हम अपनी दुकान से ही माल गाड़ी डिस्पैच करवाते हैं। जब से जीएसटी लागू हुआ है और इसमें क्या होता है, सिर्फ एक ई-वे बिल जो कटता है जीएसटी का। जैसे मैंने माल बेचा किसी कस्टमर को, 50,000 से ऊपर के माल पे मैंने ई-वे बिल काट दिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरीके की कोई चेकिंग नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। माल अगर मेरा गुजरात से टाइल की गाड़ी आ रही है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आराम से गाड़ी आती है, किसी तरीके की कोई समस्या नहीं है। जीएसटी आने से जो मल्टीपल टैक्स सिस्टम था और जो हमारे कागज बनाने में, उसको लिखने में, सरकार के 2-2, 4-4 विभागों में धक्के खाने के और उनको समझाने में, अलग अलग जगह पे समझाने में एक ही चीज़ को रिपीट करना पड़ता था हमें। तो वो एक तो सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये हो गया कि अब हमें एक ही जगह अपनी बात रखनी है। और केंद्र सरकार की ओर से पारिवारिक पेंशन भोगियों की शिकायत निवारण के लिए आज विशेष अभियान की शुरुआत की जाएगी। इस विशेष अभियान की शुरुआत कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह करेंगे। सरकार की ओर से जारी बयान के मुताबिक पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग अपनी 100 दिनों की जो कार्य योजना है उसके तहत 1 से 31 जुलाई 2024 के दौरान पारिवारिक पेंशन भोगियों की शिकायतों के प्रभावी निवारण के लिए 1 महीने का विशेष अभियान चलाएगा। इसमें 46 मंत्रालय और विभाग हिस्सा ले रहे हैं। इस अभियान के तहत सरकार का मकसद लंबित पारिवारिक पेंशन की शिकायतों में कमी लाना है। बयान में आगे कहा गया कि पारिवारिक पेंशन से जुड़े मामलों का एक बड़ा हिस्सा महिला पेंशन भोगियों का है। अधिकांश शिकायतें केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत रक्षा, रेलवे और सीएपीएफ पेंशन भोगियों से संबंधित है। साथ ही बैंक से संबंधित मुद्दों की भी शिकायत बड़ी संख्या में है। केंद्रीकृत पेंशन शिकायत और निवारण प्रणाली पर हर साल करीब 90,000 मामले दर्ज किए जा रहे हैं। और एक नज़र डाल लेते हैं आज बाज़ारों की कैसे शुरुआत हुई। शेयर बाज़ार की अगर हम बात करें तो आज बढ़त के साथ भारतीय शेयर बाज़ार खुलते हुए दिखाई दे। गिफ्ट निफ्टी से जो संकेत मिले 19 अंकों पर 24,139 के स्तर पर गिफ्ट निफ्टी दिखाई दिया, जिसके बाद भारतीय शेयर बाज़ारों में आज जो शुरुआती कारोबार में मुनाफे के साथ सेंसेक्स और निफ्टी दोनों इंडाइसेस में बढ़त दिखाई दी। 10 अंकों पर सेंसेक्स खुला 79,043 के स्तर पर और निफ्टी की बात करें तो भी 10 अंकों पर 24,019 के स्तर पर खुलता हुआ दिखाई दिया। आज के टॉप गेनर्स पर निगाह डालें तो आज के जो टॉप गेनर्स हैं उनमें हिंडाल्को, डॉक्टर रेड्डीज, मारुति, अदानी पोर्ट्स और आईटीसी शामिल हैं। और आगे बढ़ते हैं। जहाँ पे लूज़र्स हैं, जो बड़ी कंपनियाँ जहाँ पर आज शुरुआती कारोबार में गिरावट आ रही है, उनमें एचडीएफसी लाइफ, इन्फोसिस, एलएनटी, एशियन पेंट्स और रिलायंस आज करीब 0.26 से 0.41% नीचे कारोबार करते हुए नज़र आ रहे हैं। ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो आज यूरोपीय बाज़ारों में मिला जुला रुख देखने को मिल रहा है। 15 अंक नीचे लंदन के बाज़ार में गिरावट है और सीएसई का जो बाज़ार है, सीएसई में 51 अंकों की गिरावट। जर्मनी का डैक्स 24 अंक की बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये एशियाई बाज़ारों के जो सूचकांक हैं आपकी स्क्रीन पर। भारतीय बाज़ारों में आज शुरुआत जो है वो सकारात्मक हुई है, हम आपको लगातार बता रहे हैं। इस वक्त हम देखें तो निफ्टी 50 अंकों पर और बीएसई करीब 150 अंकों पर कारोबार करता हुआ नज़र आ रहा है। सबसे ज़्यादा हीरो मोटोकॉर्प 1.6% ऊपर और एनटीपीसी 2.19% ऊपर नज़र आ रहा है। क्रूड ऑयल का डेटा देख लेते हैं। क्रूड ऑयल 85
डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर दिखाई दे रहा है। 0.37 डॉलर प्रति बैरल की बढ़त दिखाई दी। चलिए छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार हमारा आज का फोकस, और आज का फोकस होगा डिजिटल इंडिया मिशन पर। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। और अब बात आज के फोकस की। डिजिटल इंडिया देश में तरक्की में मील का पत्थर साबित हो रहा है। मोदी सरकार में डिजिटल इंडिया को विशेष बल दिया गया, जिसके सफल परिणाम आज सभी के सामने हैं। डिजिटल अभियान के चलते देश के गांव भी अब डिजिटल भारत का हिस्सा बनने लगे हैं। इसके चलते स्वास्थ्य, शिक्षा और न्याय की सेवा से जुड़े सरकार के कामकाज डिजिटल तरीके से होने लगे। बीते 9 सालों में डिजिटल इंडिया के जरिए भारत ने एक बड़ा उदाहरण पेश किया। प्रौद्योगिकी का सही उपयोग कैसे आप मानवता के विकास के लिए कर सकते हैं, और ये कितना क्रांतिकारी साबित हुआ है, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। केंद्र की मोदी सरकार के नेतृत्व में भारत विकसित भारत की तरफ लगातार कदम बढ़ाता जा रहा है। डिजिटल इंडिया अभियान ने इस कदम को और भी मजबूती प्रदान करने का काम किया है। डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को हुई थी, जिसका उद्देश्य देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम को सुधारना था। बीते 9 सालों में डिजिटल इंडिया के जरिए भारत ने एक उदाहरण पेश किया है कि प्रौद्योगिकी का सही उपयोग मानवता के विकास के लिए कितना क्रांतिकारी साबित हो सकता है। आज हमारी जेब में नकदी पैसों की जगह मोबाइल के वॉलेट में पैसे रखने शुरू हुए हैं। साथ ही गरीब से गरीब व्यक्ति भी आज डिजिटली आगे बढ़ रहा है। डिजिटल इंडिया की 9 साल की समाप्ति हो रहे, और इस कार्यक्रम के माध्यम से देश में टेक्नोलॉजी की विस्तार हर कोने कोने में हुए हैं, और कनेक्टिविटी, कंटेंट अवेलेबिलिटी और हर तरीक़े की सर्विसेज की उपभोक्ता को बहुत फ़ायदा हुआ है। अगर आप देखें तो आज भारत के लोग UPI के माध्यम से किस तरीक़े से डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं। बाकी आज लास्ट माइल कनेक्टिविटी पूरे देश में गए हुए हैं। आज उत्तर पूर्व भारत में भी हर जगह में लोग सिर्फ वार्तालाप नहीं करते हैं, ई-कॉमर्स में भी अपने प्रोडक्ट्स को आगे ले रहे हैं। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य अपने आप में डिजिटल साक्षरता, डिजिटल संसाधनों और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ध्यान केंद्रित करके भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज के रूप में परिवर्तित करना है। बीते कुछ वर्षों से डिजिटल इंडिया देश की तरक्की में अहम भूमिका निभा रहा है। देश में UPI ट्रांजैक्शंस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। साल 2023 में कुल UPI ट्रांजैक्शन की संख्या 100 अरब से भी ज्यादा रही। दिसंबर 2023 तक UPI ने 8,572 करोड़ लेन देन का लक्ष्य हासिल किया। भारत की GDP में डिजिटल अर्थव्यवस्था का योगदान लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था इसकी कुल अर्थव्यवस्था का 10% है, और 2020 से 26 तक इसके लगभग 20% तक पहुंचने की उम्मीद है। 2030 तक भारत के प्रौद्योगिकी क्षेत्र में डिजिटल अर्थव्यवस्था का योगदान 62% होने की उम्मीद है। पिछले 10 वर्षों में भारत का डिजिटल परिवर्तन अभूतपूर्व है। ये सब 2015 में डिजिटल इंडिया पहल की शुरुआत के साथ शुरू हुआ। 2023 तक भारत में 850 मिलियन से अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं, जो दुनिया में सबसे सस्ती डेटा लागत का आनंद ले रहे हैं। भारत ने शासन व्यवस्था को बदलने, इसे अधिक कुशल, समावेशी, तेज और पारदर्शी बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया है। भारत का विशिष्ट डिजिटल पहचान मंच 1.3 अरब से भी अधिक लोगों को कवर कर रहा है। भारत वित्तीय समावेशन में क्रांति लाने के लिए JAM त्रिमूर्ति, जन धन बैंक खाते, आधार और मोबाइल की शक्ति का उपयोग किया है। गति शक्ति प्लेटफॉर्म हो या ऑनलाइन सार्वजनिक खरीद मंच, गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस प्रक्रिया में पारदर्शिता और ईमानदारी लेकर आया है। कहा जा सकता है कि डिजिटल इंडिया अभियान ने भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और तेजी से बढ़ते अर्थव्यवस्था के रूप में बदलने में एक अहम भूमिका निभाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और इकॉनमी टुडे में आज के फोकस में हमारे खास मेहमान हैं अभिषेक सिंह जी, जो कि CEO हैं डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के। अभिषेक जी बहुत धन्यवाद। और पूरा देश आज डिजिटल इंडिया के 9
9वीं सालगिरह मना रहा है। आपको भी बहुत शुभकामनाएं। और आपने तो बहुत करीब से इस पूरे अभियान को देखा है, शुरू से ही जुड़े रहे हैं। किस तरह से देखते हैं इस पूरी जर्नी को, ईज़ ऑफ लिविंग को बढ़ावा देने के लिहाज से? देखिए, जैसा प्रधानमंत्री जी ने जब आज से 9 साल पहले जब डिजिटल इंडिया की शुरुआत की थी और उन्होंने कहा था, डिजिटल इंडिया का जो लोगो का लॉन्च हुआ था उसे लिखा था पावर टू एम्पावर। तो सही अर्थों में ये हमारे देश के दूर सुदूर में रहने वाले लोग, ग्रामीण अंचलों में रहने वाले लोग, गरीब तबके के लोग जिनको सरकारी सेवाओं की आवश्यकता होती है, उनको ये एम्पावर करता है, इनको ये सरकार के साथ जोड़ता है और उनका जो फाइनेंशियल इंक्लूजन वो इंश्योर करके उनको एक फॉर्मल इकोनॉमी से जोड़ने में मदद करता है। तो अगर हम देखें 9 वर्षों का सफ़र, आपने आंकड़े बताए 137 करोड़ आधार नंबर, और मोर इम्पॉर्टेंटली ज़्यादा जो महत्वपूर्ण बिंदु है कि 7 करोड़ आधार ऑथेंटिकेशन प्रतिदिन होते हैं और उससे जो गेम चेंजिंग इफेक्ट्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि जो जनधन खाते खोले गए, 51 करोड़ लोगों को जनधन अकाउंट्स मिल गए, जो वन नेशन वन राशन कार्ड आधार के माध्यम से इम्प्लीमेंट हुआ, जिससे कोई भी गरीब व्यक्ति किसी भी जगह पे अपना राशन निकाल सकता है। और वही जो होता है, स्कॉलरशिप हो, पेंशन हो, 11 करोड़ लोगों को पीएम किसान की जो किस्त मिलती है वो आधार जो कि बैंक अकाउंट से लिंक्ड है डायरेक्टली उनके खाते में पहुंच जाती है। इससे जहां एक तरफ से ट्रांसपेरेंसी बढ़ी, करप्शन कम हुआ, लोगों को एम्पावर करने में मिला। यूपीआई की बात होती है, प्रतिदिन 46 करोड़ ट्रांजैक्शन होते हैं जिसकी कुल वैल्यू जो होती है 67,000 करोड़ के ट्रांजैक्शन रोज हमारे देश में यूपीआई के माध्यम से होते हैं, जो बहुत सारी कंट्रीज की इकोनॉमी से कहीं ज़्यादा है। डिजी लॉकर के माध्यम से देखिए, जो पेपरलेस गवर्नेंस हो गया, हमें किसी जगह कागज ले जाने की जरूरत नहीं है, हम इलेक्ट्रॉनिकली अपने डॉक्यूमेंट्स को ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। 30 करोड़ लोग इंडिया में यूज़ कर रहे हैं डिजी लॉकर, जिसमें लगभग 700 करोड़ कागज का इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स मौजूद है। तो ये सब दिखाता है कि हम कैसे ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले आप जीएसटीएन के बारे में बता रहे थे, जीएसटीएन को भी टेक्नोलॉजी ने ट्रांसफॉर्म किया है। तो डिजिटल इंडिया आज हमारे देश के हर व्यक्ति के जीवन का अहम हिस्सा बन गया है, ईज ऑफ लिविंग इंश्योर कर रहा है और बिजनेसेस को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंश्योर कर रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरह से सेवाओं के लिए पहले लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता था, चाहे वो एडमिशन की बात हो, बैंकों में लाइन दिखाई देती थी, पेंशन के लिए लोगों को फिजिकली जाना पड़ता था अपने पेंशन हाउसेस में, और अब ये सब कुछ डिजिटल हो गया। लेकिन अभी आप जब बात कर रहे थे तो हम अब डिजिटल इंडिया 2.0 की बात कर रहे थे। 2023 में इसकी शुरुआत हुई। अब दूसरे चरण में हम लोग क्या करने जा रहे हैं? चलिए, हमने बेसिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर जो डिजिटल इंडिया का है वो तैयार कर लिया है, लेकिन हम $1 ट्रिलियन की डिजिटल इकोनॉमी की बात करते हैं सर, तो इस वक्त हम कहाँ खड़े हैं और आगे की राह? देखिए, जब हम 1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स आते हैं। डिजिटल इंडिया का योगदान एक बहुत बड़ा योगदान है। उसमें जब हम अगले चरण की बात कर रहे हैं तो जो हमारा नेक्स्ट फेज ऑफ डिजिटल इंडिया है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से लोगों को सारी सेवाएं उनके घर बैठे उनके मोबाइल फ़ोन के माध्यम से, ज़्यादा महत्वपूर्ण रूप से मैं कहूँगा वॉइस के माध्यम से अपनी मातृभाषा में मिल पाएगी। तो अब हम भाषिनी प्रोजेक्ट का जैसे इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं MIT के माध्यम से, जिसमें सभी भाषाओं में स्पीच टू स्पीच, स्पीच टू टेक्स्ट के फंक्शनैलिटीज़ उपलब्ध हैं। तो जैसे किसी व्यक्ति को किसी योजना के बारे में जानने की आवश्यकता हो तो उसे किसी वेबसाइट या किसी ऐप को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, वह सीधे वॉइस से पूछ सकता है कि भाई मैं गरीब हूँ, मैं किसान हूँ, मैं यहाँ बिहार में रहता हूँ, मुझे सरकार से क्या मिल सकता है। तो उसको वॉइस के माध्यम से उसकी भाषा में वो सूचना मिल सकती है। अगर किसी किसान को पास में बाजरे की कीमत पूछने की ज़रूरत है तो उसे ऑफकोर्स ई नाम जो हमारा ऐप है उस पर सारी डाटा अवेलेबल रहता है, बट बहुत सारे किसान मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना और वेबसाइट पर जाने में सक्षम नहीं होते हैं। तो वो वॉइस के माध्यम से सवाल पूछ सकते हैं कि भाई आगरे में बाजरे की कीमत क्या चल रही है मंडी में, तो उसको वॉइस के माध्यम से मिल जाएगा। तो मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में शिक्षा हो, एग्रीकल्चर हो, स्वास्थ्य हो, ये सारी सेवाएं वॉइस के माध्यम से मातृभाषा में मिलने का काम होगा। डिजिटल इंडिया 2.0 हर जगह उपलब्ध होगा और जितनी जो सेवाएं आज डिजिटल के माध्यम से नहीं कवर हो रही हैं वह भी हो जाएंगी, जिससे कि न सिर्फ हम लोगों को कन्वीनियंस दे पाएंगे, ईज ऑफ लिविंग दे पाएंगे, बट डिजिटल इकोनॉमी में भी ये बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। ये माना जाता है कि डिजिटल इकोनॉमी कंट्री की इकोनॉमी का 20% का हिस्सा करती है। तो जब हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं 2027 तक, तो उसमें डिजिटल इकोनॉमी का $1 ट्रिलियन का कंट्रीब्यूशन बहुत ही अहम होगा। अभिषेक सर, चूंकि डिजिटल इंडिया के 9 साल पर हम चर्चा कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा उद्देश्य था देश को एक सुरक्षित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर देना,
उसमें हम कहाँ तक सफल हुए हैं, और जिस तरह से पूरी दुनिया में साइबर अटैक की संभावनाएं हों या फिर डिजिटल फ्रॉड की जो केसेस हैं उसमें बढ़ोतरी की बात हो, हम कैसे अपने देश को और ज़्यादा डिजिटली सिक्योर बना सकते हैं, इसके लिए आप क्या एश्योरेंस देना चाहेंगे देशवासियों को? देखिए, साइबर सिक्योरिटी जितना हम डिजिटल जाते हैं उतने ज़्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है। और हमारा देश, चूँकि हम ऐसे, हमारे आसपास के पड़ोसी देश, हमारे ऐसे कुछ देश हैं जिनसे हमें लगातार साइबर अटैक्स होते रहते हैं। तो अगर हम देखें पिछले कुछ महीनों में G20 का जब समिट हुआ था, उस समय हमारे देश के ऊपर तमाम सरकारी वेबसाइट्स और इवन कॉरपोरेशन वेबसाइट्स, पावर यूटिलिटीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा संख्या में साइबर अटैक्स हुए थे। अभी हाल में जो इलेक्शंस हुए उसमें भी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे साइबर अटैक्स चल रहे थे। परंतु हमारी जो साइबर सिक्योरिटी का तंत्र है, हमारी जो व्यवस्था है, सर्टिन है, नेशनल साइबर सिक्योरिटी सेक्रेटेरिएट है, I4C है, इन सब के एफर्ट्स की वजह से, इन सब के हर समय राउंड द क्लॉक मॉनिटरिंग की वजह से हम लोग अपनी अहम चीज़ों को सुरक्षित कर पाए। तो हर इंस्टीट्यूशन को साइबर सुरक्षित बनाने के लिए भारत सरकार की एक बहुत बड़ी योजना है, जिसके तहत हर विभाग में साइबर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर्स डिप्लॉय हो रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग हो रही है, साइबर सुरक्षित भारत का प्लान बना है, और समय समय पे हम सिमुलेशंस करते हैं, हम टेस्ट करते हैं, और हम ये देखते हैं किसी भी तरह से कोई गैप न रह जाए, कोई वल्नरेबिलिटी न रह जाए, हम हर तरह साइबर सुरक्षित हो पाएँ। साइबर सिक्योरिटी का एक दूसरा हिस्सा ये है कि कई ज़्यादा संख्या में, जितनी तेज़ी से हमारे यहाँ डिजिटल पेमेंट के ट्रांजैक्शंस बढ़ रहे हैं, उतनी ही तेज़ी से साइबर फ्रॉड्स भी बढ़ रहे हैं, जिसमें लोगों को चीट किया जाता है, लोगों को QR कोड भेजे जाते हैं, लोगों की OTP लेने की कोशिश की जाती है। तो हमें साइबर अवेयरनेस का भी बहुत बड़ा प्रयास गवर्नमेंट करती है। I4C जो हमारी एक MHA की संस्था है, इस पर लगातार लगी रहती है। उनके जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, साइबर दोस्त, वो यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो, उन सब पे वो समय समय पे लोगों को अवेयर करने के लिए जानकारी देते हैं कि कैसे, अगर आपके पास कोई फ्रॉड कॉल आ रही हैं कि आपका कोई कुरियर फंस गया है, आपके क्वेरी चल रही है, साइबर अरेस्ट वगैरह से, कैसे लोग अपने आप इस बारे में जागरूक रहें, अपने आप को सुरक्षित करें, और समस्या होने पे 1930 जो हमारा साइबर सिक्योरिटी हेल्पलाइन है उस पर कॉल करें, या cybercrime.gov.in पे जाके रिपोर्ट दर्ज करें, ताकि ऐसे जो असामाजिक तत्व हैं जो लोगों को चीट करने की कोशिश करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। अभिषेक सिंह जी, बहुत धन्यवाद। वक्त मेरे पास इतना ही, लेकिन इतना तो तय है कि डिजिटल इंडिया ने जो देश के बीच असमानता है उसको भी कम किया है, गाँव और शहरों के बीच की खाई को कम किया है, और अब जब ग्राम पंचायत लेवल पर हम इंटरनेट की सुविधा को लेकर के जा रहे हैं तो ईज़ ऑफ लिविंग को और भी बढ़ावा मिलेगा, और डिजिटल इंडिया 2.0 से हम सभी को बहुत उम्मीदें हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वक्त निकालने के लिए इस खास प्रोग्राम में। धन्यवाद। और आइए अब नजर डालते हैं कारोबार जगत से जुड़ी कुछ और अहम खबरों पर फटाफट अंदाज में। भारत के 2070 तक नेट जीरो अर्थव्यवस्था बनने की घोषणा के 3 साल बाद इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए नीति बनाने का काम शुरू हो गया है। नीति आयोग ने भारतीय अर्थव्यवस्था को जीरो कार्बन लक्ष्य हासिल करने में मदद करने के लिए ट्रांजिशन योजना तैयार करने हेतु विशेष रूप से विभिन्न क्षेत्रों की समितियों का गठन कर दिया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अगले 5 सालों में ओडिशा में 1 लाख करोड़ रुपए की लागत वाली नई रेलवे परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि रेल बजट में ओडिशा के लिए आवंटन यूपीए सरकार के दौरान 800 करोड़ रुपए से बढ़कर मोदी सरकार के दौरान 10,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इस हफ्ते 3 कंपनियां अपने IPOs लाने की तैयारी में हैं। जिन कंपनियों के IPO आने वाले हैं उनमें मेन बोर्ड कैटेगरी में एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स और बंसल वायर इंडस्ट्रीज, और SME सेगमेंट में एम्बे लेबोरेटरीज शामिल है। एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स और बंसल वायर इंडस्ट्रीज के IPO 3 से लेकर 5 जुलाई तक निवेशकों के लिए खुलेंगे। एमक्योर फार्मा IPO करीब 1,992 करोड़ रुपए का है, वहीं बंसल वायर इंडस्ट्रीज के IPO के जरिए 745 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। विदेश चलिए, इकॉनमी टुडे को आज फिलहाल यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा, लेकिन DD न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए DD न्यूज़। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।